लाइट क्या बाबू? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। देखने का फीलिंग नहीं बाबू, देखने का फीलिंग कि हम कोई चीज को देख रहे हैं तो ये एहसास है, ये अनुभूति है, ये फीलिंग जो हमारे अंदर है वो किसके कारण है? लाइट के कारण है, जो एनर्जी का एक फॉर्म है। अब बाबू ये तो दिखने आएगा नहीं बोर्ड में, क्लियरली जानते हो तुम लोग, ऑब्वियस, अगर जो थोड़ा बहुत भी सिंसियर तरीका से क्वेश्चन पेपर को देख रहे होगे, नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइट। पर क्या पूछा जा सकता है लाइट में? तो लाइट में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? कैरेक्टरिस्टिक, गुण से रिलेटेड। तो जैसे लाइट के अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी प्रॉपर्टी हम सीधे लिखेंगे, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ड्यूअल नेचर में होता है। लाइट किसमें होता है? ड्यूअल नेचर में, या कभी कभी पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और कभी कभी वेव जैसा भी बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर में होता है। आपको इसके पीछे का बहुत सारा चीज बताया गया होगा, पर अभी याद रखिए क्या बाबू कि लाइट इज इन ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर में बाबू? ड्यूअल नेचर में। कौन कौन नेचर? पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या बाबू? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में बाबू लाइट एक पार्टिकल मानेंगे और स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करेगा। वेव नेचर में ऐसे समझ चलेगा, है ना। अब देखो बाबू, तुमको अगर पता करना हो कि लाइट कब पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और कब वेव जैसा, तो एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, ध्यान दो। पार्टिकल सीधा, वेव टेढ़ा। तो मानना ये क्या है बाबू? सीधा है, और ये क्या है? टेढ़ा है। तो आपसे पूछते हैं कि आप सीधा किसके सामने होते हो? बड़े डायमेंशन के ऑब्जेक्ट, यानी बड़े लोग। और टेढ़ा कब बनते हो? जब कंपेरेबल मिले ना। अरे छोटा होना जरूरी नहीं है, अगर वेवलेंथ के कंपेयर का मिल जाएगा तो अपने तुम्हारे क्लास उसके सामने भी कर देते हैं, टेढ़ापन दिखा देते हैं। तो ये कब होगा बाबू? जब ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या होगा? लार्ज होगा, लार्जर डायमेंशन। और वेव नेचर कब शो करेगा बाबू? टेढ़ापन कब शो करेगा? जब कंपेरेबल डायमेंशन होगा तब। ठीक, ध्यान रखेगा ना। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछे कि लाइट लेंस के साथ कौन सा बिहेवियर शो करेगा, लाइट लेंस के साथ कौन सा बिहेवियर शो करेगा? अपना पार्टिकल की वेव, पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा, ठीक। लेकिन अगर हम पूछे डस्ट पार्टिकल के साथ कौन सा बिहेवियर शो करेगा? वेव। अगर हम बोले बहुत पतला स्लिट है तो वेव नेचर शो करेगा, लेकिन अगर हम बोले प्रिज्म है तो पार्टिकल नेचर शो करेगा। क्लियर है ना। तो इतना तो पता चल गया कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है। दूसरी बात हमको क्या याद रखना है कि ये डुअल नेचर में होता है, ये पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है और वेव बिहेवियर भी शो करता है। सवाल है पार्टिकल बिहेवियर कब शो करेगा? जब वो बड़े डायमेंशन के ऑब्जेक्ट कराएगा। जैसे अरे यार, हम सब में डुअल नेचर होता है, पता है, हम सब सीधे भी हैं, थोड़ा खराब भी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, एक दुकानदार है, बहुत खड़ूस है, और उसके पास गया तुम सामान लेने के लिए, और 100 रुपया 50 रुपये सामान खरीदा, 100 रुपया दिया और 60 रुपया फिर दिया, 10 रुपये ज्यादा लौटा दिया ना। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि उसको पैसा लौटा दोगे या फिर सोचोगे अरे चलते हैं घर, है ना। ऐसा अगर खड़ूस दुकानदार रहेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं लौटाओगे। पर अगर मेरे जैसा सीधा साधा अच्छा लोग रहा तो लौटा सकते, तो दया आ जाएगा कि अरे पंकज सर यार सर रख लीजिए। कहने का मतलब है कि एक ही आदमी किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो लाइट भी कभी अच्छा बन सकता है, यानी पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, और कभी कभी वेव बिहेवियर भी शो कर सकता है। सवाल है कहां कहां शो करेगा? तो पार्टिकल बिहेवियर वो तब शो करेगा जब अपने से बड़े डायमेंशन के ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा, और वेव बिहेवियर तब शो करेगा जब अपने वेवलेंथ के कंपेरेबल डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट से क्या करेगा? इनकाउंटर करेगा। जैसे अगर ग्लास स्लैब, प्रिज्म या फिर तुम्हारा मिरर या फिर लेंस है जो कि बड़ा डायमेंशन होता है उसके वेवलेंथ की तुलना में, तो उसके साथ वो अपना पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जब वो डस्ट पार्टिकल हो जाए, या फिर एज ऑफ ब्लेड, बहुत पतला शार्प एज हो जाए, या फिर नैरो स्लिट हो जाए, तो इन सब के साथ वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा? वेव बिहेवियर शो करेगा। यहां तक क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि अगर लाइट वेव है तो कौन सा वेव है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसा वेव है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है? अब आप लोग में से कितने लोग जानते हो कि ट्रांसवर्स क्या होता है? बाबू दो तरीका से वेव जाता है। वेव का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन एंड प्रोपगेशन, यानी ऑसिलेट भी करे, प्रोपोगेट भी करे। जैसे ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, अभी यहीं पर ऑसिलेट कर रहा है, तो इसे वेव नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये ऑसिलेट करते हुए आगे भी बढ़े तो हम क्या बोलेंगे? इसको वेव बोलेंगे। तो बाबू इसमें देखो तो ऑसिलेशन भी हॉरिजॉन्टल हो रहा है और प्रोपोगेशन भी हॉरिजॉन्टल, तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना। इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? पर अगर ऑसिलेशन ऐसे हो ऊपर नीचे वर्टिकल में, और प्रोपोगेशन हॉरिजॉन्टल हो, ठीक, परपेंडिकुलर, तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव है जिसमें ऑसिलेशन होने वाला क्वांटिटी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, और ये जो प्रोपोगेशन है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे अगर प्रोपोगेशन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इधर होगा,
और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इधर होगा, और ये दोनों तीनों एक दूसरे पर क्या होगा छोटू, परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस तरीका से जाएगा। तो इसे हम कौन सा वेव बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। वेव से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि क्या वो मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब अगर मीडियम की जरूरत है तो मैकेनिकल, और मीडियम की जरूरत अगर नहीं पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। ठीक, लाइट के बारे में क्या कह सकते हो, मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल, क्यों, क्योंकि इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होता है। और आप इसे कैसे वेरीफाई करके बता सकते हो, तो देखो बाबू, हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ पर जो अभी दिन का लाइट आ रहा है, ठीक, वो कहां से आ रहा है, सन से, और सन और अर्थ के बीच में क्या बाबू, कुछ नहीं है, फ्री स्पेस वैक्यूम है। बोलोगे सर एटमोस्फेयर, अरे एटमोस्फेयर जरी सुख दूरी के लिए, ठीक, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक। तो वो जो मैक्सिमम पार्ट क्या बाबू, वैक्यूम है, खाली है, तो वहां पर से लाइट कैसे आता है, बिना मीडियम का ना। इसका मतलब है कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, नॉन मैकेनिकल। याद रखोगे। चलिए, अब जो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो लाइट के स्पीड को लेकर पूछा जाएगा। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में। क्या होता है बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बाबू, फ्री स्पेस, जहां कुछ नहीं है ना। और आपको पता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। क्या डिनोट करते हैं, सी से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू, सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड पूछे तो 5 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत सारा बच्चा ये सब गलती करता है, ठीक है, सब पर ध्यान रखना। तो चलो, तो ध्यान होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां होगा, वैक्यूम। और जानते हो ये जो स्पीड है ना, वो किसी भी चीज का मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा किसी चीज का स्पीड नहीं हो सकता। ये हमको अल्बर्ट आइंस्टीन बताया। अच्छा, हमको नहीं बताया, मतलब लिख के गए थे, ठीक, ऐसा नहीं कि कहेगा कि वजह सर आपको बता के गए थे क्या। तो ये बताया गया था, ठीक, कि सबसे ज्यादा ये एब्सोल्यूट स्पीड है, इससे ज्यादा कोई चीज का स्पीड नहीं हो सकता। अब आगे की बात बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो प्रॉपर्टी 5 जो इससे पूछा जा सकता है, वो इसके वेवलेंथ के रेंज को पूछा जाएगा। क्या बाबू, रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लाइट का वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है। तो 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। पर बाबू जरूरी नहीं कि हर बार एंगस्ट्रम में रहे, कभी कभी नैनोमीटर में रहता है। तो नैनोमीटर में रहेगा तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो बता लोगे क्या, नहीं बता पाओगे। अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो कर लोगे ना कन्वर्ट, बस थोड़ा सा क्या करना होगा, ये 10⁻⁻9 है ना, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग करके देख लेना, समझा, इतना करने की जरूरत नहीं, हालांकि ये दोनों काफी है। ये लाइट के बारे में प्रॉपर्टी था। एक और चीज हम लोग लिख लेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेट करता है, जिसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, लाइट का प्रोपोगेशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन। हम लोग मान के चलते हैं कि लाइट पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें ना, तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा ना बाबू, ठीक, पाराबोलिक। पर लाइट अगर जो यहाँ से टॉर्च मारेंगे ना, तो हम मान के चलेंगे कि लाइट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ठीक। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लाइट की प्रॉपर्टी और लाइट से पूछा जा सकता है। तो इसको देख लीजिए, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था। तो हम लोग जल्दी से इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिटा दे। एक्चुअली एक बच्चा पूछ रहा है कि रे डायग्राम भी पूछा जाएगा। देखो एक बात बताते हैं बाबू, ठीक, बिहार बोर्ड है ना, जो या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या तो 5 नंबर का पूछता है, बीच में उसके पास 3 नंबर और 4 नंबर का स्कोप ही नहीं है। इवन की सब्जेक्टिव में 1 नंबर की भी स्कोप नहीं है। तो जो 1 नंबर वाला लाइक क्वेश्चन रहता है ना, वो भी 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बाबू,
तो आप सब जानते हो कि अगर लाइट किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक करता है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्शन। यानी सिंपल अगर जो डिफिनेशन लिखना चाहे तो ये हो जाएगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसके आगे जोड़ सकते हो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर मेन बात ये लाइट का क्या होना, किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक होना, क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे एक सरफेस है और इस सरफेस से हमको लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, तो इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रिफ्लेक्टिंग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सरफेस हम जो लिए हैं वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग है सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसे दिखाते हैं बाबू? तो पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, तुम लोग ऐसे देखा होगा कि ऐसे किया हुआ रहता होगा, है ना? समझा? हमको ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है तो हम ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पर हम एक लाइट का सोर्स लिए, लाइट आएगा सरफेस से, क्या होगा छोटू जल्दी बताओ? टकराएगा। ठीक, टकराने के बाद क्या होगा छोटू? बाउंस बैक करेगा और इस घटना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें बहुत सारे डिफिनेशंस है, ठीक, हर एक टर्म का, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन हम लिखाएंगे नहीं क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आगे इन सब चीज का यूज होगा ना बाबू। तो पहली बात यह है कि एक चीज है, एक शब्द है इंसिडेंट, क्या है? और एक शब्द है एक्सीडेंट। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसिडेंट का मतलब ही घटना होता है और एक्सीडेंट का मतलब ही घटना होता है। पर अगर खराब घटना हुआ तो एक्सीडेंट, और अगर नॉर्मल घटना हुआ तो इंसिडेंट। जैसे हमारा तुमसे मिलना एक इंसिडेंट है, पर तुमको 4 थप्पड़ मार दें, दैट इज एन एक्सीडेंट, है ना? तो ध्यान रखिएगा ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट हो रहा है, एक घटना हो रहा है ना। यहां पर क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट हो रहा है ना। एक्सीडेंट नहीं कह सकते क्योंकि हमको नहीं पता कि अच्छा है कि बुरा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? इंसिडेंट मानेंगे। पर ये इंसिडेंट हुआ क्यों है? ये इंसिडेंट हुआ क्यों है? किस रे के कारण? अरे ये इंसिडेंट किसके कारण हुआ है? इसके। तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी वो रे जो इस घटना को करवाया है। पर ये घटना घटा कहां है? इस पॉइंट पर ना। हाँ, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या फिर बोल सकते हो घटना स्थल, जहां घटना घटा है। नहीं, हिंदी में इसको बोलते हैं अलग नाम से, ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं इंसिडेंट। ध्यान रखिएगा ना। चलिए, ये जो बाउंस बैक हुआ है रे, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। ये होता नहीं, ये हम अपने मन से ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया ना। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? हाँ, ये कुछ डिफिनेशन है जो हम लोग को बार बार समझ में आना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा पर समझ में आना चाहिए। तो बाबू पहले बता देते हैं, अगर लाइट बाउंस बैक हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। उस घटना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? जिस सरफेस से होगा उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो रे आके सरफेस से टकराएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकरा के जो रे वापस जाएगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर टकराएगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से तो बाबू हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ को समझने वाले हैं और ये हमको हेल्प करेगा। चलो इसको पकड़ो, थोड़ा नीचे रखो ताकि बाकी बच्चा दिखे। अच्छा, नहीं आ रहा था, अब आ रहा है ना? तुम लोग को दिख रहा है ना? चलिए, तो इसको तुम ऐसे पकड़ो, ये हो गया नॉर्मल। इधर से पकड़ो ना, इसे इस साइड से बच्चा को उससे दिखे। ये क्या हो गया बाबू? नॉर्मल। अगर ये है इंसिडेंट रे, क्या है? तो रिफ्लेक्टेड इधर होगा, इन्हें जाएगा, ऐसे होगा ना बाबू, ताकि ये एक 2 डायमेंशन फिगर बनना चाहिए। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, यानी कि सब एक सीध में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ जो है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटिव नहीं है, इसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ये सिर्फ क्या है? समझने के लिए। ये क्वालिटी बताता है कि किधर जाएगा। तो ये इधर नहीं जाएगा प्लेन से बाहर, इधर भी नहीं आएगा, बल्कि सेम प्लेन पर रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेम पॉइंट पर है, सेम पॉइंट नहीं है। क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए, एक फ्लैट सरफेस में होना चाहिए, है ना? चलिए, तो थैंक यू पुरुषोत्तम।
तो बाबू पहला पहला लॉ क्या हो गया बाबू? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। समझ में आया बात? सेम प्लेन वाला। चलो दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेम प्लेन में है, ये तीनों सेम प्लेन में है, तो क्या ऐसे है, कैसे भी जा सकता है ना, तो कौन सा होगा? तो बोलोगे बाबू वो वाला कंडीशन होगा जिसमें ये एंगल जितना है उतना एंगल ये हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको बता देते हैं कि चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में लगेगा। जैसे अगर सरफेस स्मूथ है तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा छोटू वो क्या होगा? रेगुलर होगा। इसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। और अगर हमारा सरफेस रफ है तब भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा छोटू? ऐसा ही होगा। मतलब यहां पर नॉर्मल बनाएंगे एंगल आई बराबर एंगल आर, यहां नॉर्मल बनाएंगे एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, तो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में लगेगा। यानी मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, और ये जो दीवार वगैरह है ना रफ, उससे भी रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछता है ना, उसको हम लोग थोड़ा बता देते हैं। देखो ये एक सरफेस है, ये क्या है बाबू? और इस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट किया है। कैसे छोटू? नॉर्मली इंसिडेंट किया है लाइट। तो पूछेगा ना कि एंगल आर कितना होगा, बताइए तो एंगल आर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं परपेंडिकुलर मतलब 90। अरे नहीं, देखो ये है नॉर्मल, ये क्या है? और ये इंसिडेंट रे आया, तो अभी तो कुछ एंगल बन रहा है, अब कम बन रहा है ना, अब कम बन रहा है ना। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे साथ में हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो एंगल आई 0, इसलिए एंगल आर भी क्लियर हो जाएगा ना। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमको लगता है तुम लोग बना लोगे। जैसे ये वाला सिचुएशन है कि 30 डिग्री है और इस पर लाइट ऐसे वर्टिकली गिरा, ठीक, तो बाबू क्वेश्चन पूछ देगा ना कि बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगा किधर, कैसे बनाएंगे बाबू? तो पूछ देगा कि ये टोटल एंगल कितना है। तो थोड़ा सा क्या करना है, ज्योमेट्री अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे जो बता देते हैं। ये नॉर्मल को एक्सीडेंट कर दो, कर दो, एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये 30 है, ये 90 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। इसको ऐसे बढ़ाए तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि प्लेन मिरर से क्या क्या आ सकता है। तो बाबू प्लेन मिरर क्या होगा? हाईली रिफ्लेक्टिंग फ्लैट सरफेस। फ्लैट यानी 2 डायमेंशनल सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। कर्व नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्लैट सरफेस होना चाहिए। हाईली रिफ्लेक्टिंग फ्लैट सरफेस, हाईली रिफ्लेक्टिंग फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। बस बात खत्म, आप लिख लीजिएगा। चलिए इसका डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। हमको प्लेन मिरर बनाना होता है तो हम ऐसे मिरर बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं और इधर डॉटेड दिखा देते हैं। बोलोगे सर मिरर ऐसा तो नहीं दिखता है। हम बोलेंगे बाबू आप मिरर को ऐसे देखते हो तो ऐसा दिखता है,
पर हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखना है जो जिधर ऑब्जेक्ट है, और इस केस में हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारे तरफ क्यों रखेंगे, उधर रखेंगे ना ऑब्जेक्ट की तरफ, तो तुमको क्या दिखेगा, ये लाइन ना, ये बार दिखेगा सिर्फ, और इसीलिए हम ऐसे बनाते हैं। ठीक, 3D में बनाइए। वाह, कहां से आते हैं ये लोग। चलो ये एक मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट अगर है ये ऑब्जेक्ट, तो अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो बाबू इसका खुद का लाइट होगा, और अगर नॉन ल्यूमिनस होगा तो ये कहीं ना कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करके देगा किसी और का लाइट, है ना। यानी कहने का मतलब है कि चाहे ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट देगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट देगा, अपना देगा तो ल्यूमिनस है, कहीं और से लाके देगा तो नॉन ल्यूमिनस। ठीक, तो यहां से लाइट आएगा, और लाइट आएगा तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, बहुत सारे लाइट आएंगे, कुछ जाके मिरर से भी टकराएगा, टकराने के बाद लाइट ऐसे सीधे चलते चल जाएगा, नहीं ना, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। बाबू जितना एंगल है इंसिडेंस उतना ही एंगल बना के वापस आएगा, यहाँ पर एंगल ज्यादा है तो ज्यादा बना के वापस आएगा। और अगर हम इस साइड खड़ा है हमारा आंख, तो ये रे हमारे आंख में जाएगा, कहाँ जाएगा, आंख में, और आंख में जाएगा तो हमारा आंख सोचेगा कि ये लाइट इधर कहीं से आ रहा है ना। और इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, पर ये ऑब्जेक्ट है नहीं, हमें ऑब्जेक्ट वहां पर फील हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या बच्चा, इमेज, है ना। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है ये हम आपको क्या कर दिए, समझा दिए। पर बाबू आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, जो 12th बोर्ड है उसमें ये अति करने के लिए नहीं पूछेगा, डायग्राम बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, नेचर ऑफ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देख लें, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला बात यह है कि जो इमेज होगा वो क्या होगा बाबू, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। अच्छा, इमेज रियल भी होता है क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है, अरे वाह क्या बात है तेरी सर। चलो देखो ध्यान से, हम एक चीज समझाते हैं, इमेज का फर्क थोड़ा सा बढ़िया से समझो। आप लोग मूवी देखते हो, मूवी में शाहरुख खान बहुत सारे लोग दिखते हैं, मेरे फेवरेट हीरो है, चलो बाकी डिसएग्री कर सकते हो, पर बाबू बात यह है, पर यहाँ पर अभी नहीं करना है, ठीक, बाद में करना। तो अगर हम मूवी देखने जाते हैं और मूवी में हमको शाहरुख खान दिखते हैं, तो क्या शाहरुख खान वहां खुद होते हैं, नहीं ना, बल्कि वो शाहरुख खान का क्या है, इमेज है। पर वो इमेज तब भी है जब शाहरुख खान नहीं है। पर क्या प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज ऐसा हो सकता है कि हम नहीं रहे पर मेरा इमेज बना हुआ रहे, नहीं ना। तो बाबू दोनों इमेज है, एक जो तुम्हारे कॉपी पर प्रिंट है वो इमेज, और एक इमेज जो प्लेन मिरर में देख रहे हो वो इमेज, ये भी इमेज है वो भी इमेज है। पर इस इमेज को तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, नहीं बाबू, नहीं रहने पर भी उसको रख सकते हो। पर हाँ, तो प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज में ये सारे प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। तो जिसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं दैट इज रियल इमेज, जिसे नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज। सेकेंड बात, ये इमेज इरेक्ट होता है, क्या होता है, प्लेन मिरर देखे हो, तुम ऐसे खड़े रहते हो, हेड ऊपर पैर नीचे, तुम्हारा इमेज जो बनता है उसमें भी तुम्हारा हेड ऊपर रहता है पैर नीचे, या उल्टा होल रहता है, सेम रहता है ना। इसका मतलब ये इमेज कैसा होता है बाबू, इरेक्ट होता है। तीसरी बात कि सेम साइज का बनता है, कितना बनता है बाबू, सेम साइज का बनता है। चौथी बात, सेम डिस्टेंस पर बनता है, सेम डिस्टेंस पर बनता है। यानी कहने का मतलब ये एक प्लेन मिरर है और इससे 4 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो बाबू इमेज भी कहां बनेगा, 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो हमें कितना दूरी पर दिखेगा, हमारा इमेज हमसे, अरे 4 मीटर से बना ना, तो ऑब्जेक्ट से कितना हो जाएगा, डबल रखेगा ना बाबू। बात समझ में आया कि नहीं आया, जैसे ही मिरर रखा हुआ है, हम 4 मीटर इधर है, हमारा इमेज मिस मिरर से 4 मीटर उधर है, तो हम दोनों बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अगर आप अपना इमेज देखना चाहते हैं तो आपका आंख कितने डिस्टेंस के लिए फोकस होना चाहिए। जैसे एक प्लेन मिरर है, उसमें हम कोई इमेज देखना चाहते हैं, अपना खुद का इमेज देखना चाहते हैं, प्लेन मिरर में अपना खुद का इमेज देखना चाहते हैं, तो हमारा आंख कितने डिस्टेंस के लिए फोकस होना चाहिए। तो जितना मिरर की दूरी है उससे डबल डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, नहीं बाबू, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आंख के लिए ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा, यहाँ ना, तो इस डिस्टेंस के लिए फोकस करना होगा। जैसे एक बार क्वेश्चन एक था कि ये एक प्लेन मिरर है, उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम है खड़ा आदमी। अब बाबू इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है आदमी मिरर के अंदर, तो बोला कि कितना डिस्टेंस पर आंख को फोकस करना होगा, बता तो इसका इमेज बनेगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा उस साइड, और हमको देखना है इस ऑब्जेक्ट का इमेज ना, हमको अपना इमेज नहीं देखना इसका, तो हमारा फोकस कितना होना चाहिए, 4 इधर और 1 इधर, कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर। बस ये सिंपल सा टाइप कर लोगे। अगला 5वां बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड, लैटरल का मतलब
साइड, और इन्वर्टेड का मतलब चेंज। तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब हो गया साइड चेंज। तो आप जब प्लेन मिरर में देखते होगे तो आपको जब लगता है कि आप अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो आपको लगता है इमेज वाला जो आप हैं वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो ये जो अपरेंट चेंज इन साइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज क्या होता है बाबू, लेटरली इन्वर्टेड होता है। और इसी कारण से जो एम्बुलेंस वाले गाड़ी है उस पर एम्बुलेंस क्या लिखा रहता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है, इस तरह का से लिखा रहता है, AMBLUANCE। अब ठीक है ना, चलो ये हो गया एम्बुलेंस। लेकिन आप इसको मिरर में जब देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ये कैसा दिखेगा बाबू, ऐसा सीधा, कोई दिक्कत? तो जब कोई आगे जाने वाला गाड़ी अपने साइड व्यू मिरर में देखता है तो उसको सीधा एम्बुलेंस दिखता है, तो उसको पास देने में आसानी हो जाता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। पर बाबू प्लेन मिरर से इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्लेन मिरर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है कि अगर एक आदमी अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो कितना होना चाहिए हाइट ऑफ मिरर। तो बाबू रिक्वायर्ड हाइट मिरर होना चाहिए जो आदमी के हाइट का आधा से ज्यादा होना चाहिए, यानी हाइट ऑफ द मिरर जो रिक्वायर्ड होगा वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए क्या बाबू, हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाई 2। अगर आदमी अपना खुद का इमेज देखना चाहता है पर किसी दूसरे का इमेज देखना चाहता है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो दूसरा आदमी जितना दूर होगा, पहाड़ का भी इमेज पीछे देख सकते हो, ठीक, तो वो खाली डिस्टेंस रहना चाहिए। पर आप अपना इमेज देखना चाहते हो ना तो उसके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, बस बात ये होना चाहिए कि आपके हाइट के आधा से ज्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोलता है कि अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट किए हैं तो इमेज कितना से रोटेट होगा। आप प्लेन मिरर को रख लो और इसे घुमाओ, तो आप थीटा से रोटेट करोगे ना तो इमेज 2 थीटा से रोटेट होगा, ठीक। व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय क्या बाबू, थीटा, देन इमेज विल रोटेट बाय 2 थीटा। अगर 30 डिग्री घुमाएंगे तो बाबू इमेज कितना घूम जाएगा, 60 से घूम जाएगा। 45 से घुमाएंगे तो 90, यानी 45 डिग्री पर रख देने के बाद हमको हमारा इमेज दिखाई नहीं देगा, 90 डिग्री घूम जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक। वही कॉन्सेप्ट होता है पेरिस्कोप में, ठीक। आगे बात करें, चलिए। तो बाबू अगला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि अगर हम मिरर की तरफ दौड़ रहे हैं तो उससे लेकर, तो बाबू अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर भी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर क्या है, भी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर भी क्या होगा, भी होगा। पर वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट 2 भी हो जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि अगर आप 3 के स्पीड से जा रहे हैं तो आपका इमेज भी 3 के स्पीड से आएगा, तो आपको लगेगा कि वो कितना सा आ रहा है, 6 से आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप भी 3 चले वो भी 3 चले, तो आपके बीच का डिस्टेंस कितना घट गया, 6 घट गया ना बाबू, इसलिए तो 2 भी से लगेगा। ये समझ रहे हो ना कि क्या हो गया, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर। अगर भी है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर भी क्या होगा, भी होगा। पर वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, 2 भी होगा, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ इमेज से रिलेटेड। किससे बाबू, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर, 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे पर इंक्लाइंड है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो बाबू इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड, ठीक। और अगर इवन आया तो बाबू इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इवन। जैसे क्वेश्चन हम देते हैं कि अगर एंगल मान लेते हैं थीटा 72 डिग्री है तो कितना इमेज बनेगा, कितना बनेगा। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसा दिखेगा 360 डिग्री बाई 72 काटे 5 बार में, 5 क्या है बाबू, ऑड है, तो यानी कि वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा ना बाबू। और अगर हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है तो थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 360 डिग्री बाई 90 कितना है बाबू, 4, 4 क्या है, इवन है, तो यानी कि वैल्यू 1 कम हो जाएगा यानी 3। कर लोगे, चलिए। तो ये सब किससे रिलेटेड बात था बाबू, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर का यूज क्या क्या हो सकता है, पहला लुकिंग ग्लास जो हम लोग देखते हैं, दूसरा बाबू और बताओ किस किसी में प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पस, पेरिस्कोप का नाम सुने हो, ठीक, वो एंगल बना हुआ रहता है जिसे हम लोग सबमरीन वगैरह में देखने के काम करते हैं, ठीक। दूसरा और क्या बाबू, कैलिडोस्कोप का नाम सुने हो, ट्रायंगल जैसा होता है जिसमें ढेर सारा कलरफुल डिजाइन बन जाता है, ठीक। और क्या क्या चीज हमें यूज कर सकते हैं प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का यूज टेलीस्कोप में भी होता है, प्लेन मिरर का यूज कैमरा में भी होता है, ठीक। वो क्या करने के लिए, अगर इमेज इधर बन रहा है, मतलब ऐसे लाइट आ रहा है और हमको लाइट को इधर भेजना है तो हम बीच में क्या लगा देंगे, प्लेन मिरर, लाइट क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो लाइट को जहां पे मोड़ना है पेरिस्कोप में भी काम करते हैं। और बहुत सारे जो मिरर्स होते हैं, जैसे आजकल देखो क्या है ना कि हम बताना चाहते हैं कैमरा वाला जो मोबाइल का कैमरा, तो मोबाइल के कैमरा में